हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने पिछली कक्षा में यूनिट फर्स्ट का थर्ड पॉइंट स्टार्ट किया था, अधिगम का प्रबोधन, मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। और उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अधिगम का प्रबोधन या मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है तो 3 चरणों पर या 3 बिंदुओं पर काम होता है। पहले बिंदु में अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान की बात होती है, जिसे हमने पिछली कक्षा में देख लिया। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बच्चे की रुचि को विकसित किया जाता है। रुचि को विकसित किसके प्रति किया जाता है, तो अधिगम के प्रति उसकी रुचि को विकसित किया जाता है। तो अधिगम के प्रति उसकी रुचि किस प्रकार से विकसित की जा सकती है, इसके लिए हमने बहुत से तरीके देखे थे। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि अधिगम के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित किया जाना चाहिए, अधिगम कार्यों की उपयोगिता उसे बतानी चाहिए, कक्षा कार्यों की उपयोगिता उसे बतानी चाहिए, अधिगम के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, योग्यता के अनुसार उसे सिखाना चाहिए, उसमें निर्णय क्षमता का विकास करना चाहिए, शिक्षक को बालकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और छात्रों में व्यापक समझ का विकास होना चाहिए। तो कुल हमने 10 वहाँ पे पॉइंट्स देखे थे कि जिसके अंतर्गत हम बच्चे की रुचि को अधिगम के प्रति विकसित कर सकते हैं। आज हमने उसके ही दूसरा स्टेप अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन और तीसरा स्टेप पाठ्यक्रम, अनुदेशन एवं आकलन की योजना, इनको पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, आपके सामने 3 पॉइंट हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान, अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन, पाठ्यक्रम, अनुदेशन एवं आकलन की योजना। और हम जो है इसमें से फर्स्ट बिंदु पढ़ चुके हैं और आज हमने दूसरा और तीसरा बिंदु पढ़ना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब दूसरे बिंदु की हम बात करते हैं अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन, तो इसका मतलब क्या है कि हमने बच्चे के अधिगम की व्यवस्था करनी है। पहले स्टेप में हमने अपने शिक्षण की जो तैयारी करी है वो उसके रुचि के अनुसार की है, यानी हमने क्या किया है, उसकी रुचि को अधिगम के प्रति विकसित करने का काम किया है। और अब हमें बाकी चीज़ों पर काम करना होगा, यानी कक्षा में जाकर के हमने शिक्षण कराना है तो क्या क्या चीज़ें साथ में लेकर के चलेंगे। तो इसके लिए पहली चीज़ जो हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा हम सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान की ही देन है। मनोविज्ञान ने ही बालक के महत्व को स्पष्ट किया कि शिक्षक से भी अधिक महत्व बालक का है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पालना करने का मतलब प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। यहाँ तक कि जो हमने रुचि की बात की है ना पहले पॉइंट में, वो भी मनोविज्ञान ही कहता है कि हम अधिगम जब कराएं तो वो सफलतापूर्वक शिक्षण जो हम कराते हैं वो सफल हो जाए, जिससे कि बच्चे का अधिगम हो जाए। तो उसके लिए उसमें उसकी रुचि होनी ज़रूरी है, कि रुचि के बिना अधिगम नहीं हो सकता, ये मनोविज्ञान ही कहता है। तो आज मनोवैज्ञानिक शिक्षा कह सकते हो, बाल केंद्रित शिक्षा पूरी तरह से मनोविज्ञान की श्रेणी में आती है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों की पालना करती है। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ही जहाँ पे वे कहते हैं कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न है, प्रत्येक बालक की बुद्धि दूसरे बालक से अलग है, प्रत्येक बालक की आवश्यकता दूसरे बालक से अलग है, प्रत्येक बालक की योग्यता दूसरे बालक से अलग है, प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व दूसरे बालक से अलग है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमें शिक्षण की व्यवस्था करानी चाहिए। फिर देखिए, अधिगम के लिए संगठित सूचनाएं। संगठित का मतलब क्या है कि हमने संगठित मतलब इकट्ठा, कुछ भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। हमने जो सूचनाएं देनी हैं वो एकदम संगठित रूप में, यानी अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसमें पूर्णता संपूर्णता होनी चाहिए। ठीक है। फिर अधिगम के लिए क्रमबद्ध सूचनाएं। अधिगम के लिए क्रमबद्ध का मतलब, क्रम क्या होता है, सीक्वेंस में होना किसी चीज़ का। तो हम जो भी सूचना उसको दे रहे हैं वो एकदम सीक्वेंस में होनी चाहिए, जिससे कि पहले वाले के साथ दूसरे जो आज बताया है वो जुड़ जाए। अब जैसे मानो कि मैंने पिछली कक्षा में आपको इसका एक बिंदु करा दिया और आज मैं ये सोचूं कि आज ये टॉपिक नहीं कराती और आज मैं
कुछ और कराती हूँ, दूसरी यूनिट में से तीसरी यूनिट में से कुछ कराती हूँ, फिर उसके बाद कराऊँ, 2-3 क्लास के बाद फिर से मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये कोई क्रमबद्ध सूचना नहीं हुई जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। इसमें क्या हुआ, इसमें तो अजीब सा एक चीज़ आ गई ना कि आप कभी वो पढ़ो, कभी ये पढ़ो, कभी दूसरे यूनिट में चले जाओ, तो इससे तारतम्यता रहेगी क्या। देखो, शिक्षण में तारतम्यता होनी बहुत ही ज़रूरी है, तो इसमें तारतम्यता का कहीं भी हमें गुण दिखाई नहीं देगा। सूचना में तारतम्यता होनी चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ करके ही हमने हमेशा पढ़ाना है। अब ये कैसे जुड़ेगा बताओ, जब हम अलगाववाद की स्थिति में आ गए, हमें खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि हमने कब क्या कराया था, तो एक शिक्षक को ये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि उसने जो भी सूचना बालक को देनी है उस सब में क्या होना चाहिए, उस सब में क्रमबद्धता होनी चाहिए, सीक्वेंस में पढ़ाना चाहिए। और इसीलिए अब जैसे आप तो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आप भी पजल हो सकते हैं अगर मैं ऐसा करूं कि कभी कोई टॉपिक पढ़ा दूं, कभी कोई पढ़ा दूं, कभी कहीं से पढ़ा दूं, कभी कोई यूनिट उठा लूं, तो आप भी यही पूछेंगे कि मैम प्लीज़ आप एक सीक्वेंस बना लो, हमें ऐसे समझ में नहीं आता। तो सोचो स्कूल के बच्चों को तो कैसे समझ में आएगा, वो तो छोटे होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी हम शिक्षण की व्यवस्था करें तो हम क्या करें, बच्चे को जो सूचनाएं दें वो संगठित होनी चाहिए और क्रमबद्ध होनी चाहिए। अब इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सूचनाओं के मध्य सह संबंध भी होना चाहिए। सह संबंध होने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे स्कूल में कोई कंपटीशन होने वाला है या हमारे कॉलेज में कोई कंपटीशन होने वाला है, तो मैं आकर के क्लास में कोई और सूचना देती हूँ। सहसंबंध क्या होता है, समन्वय स्थापित होना, एक तारतम्यता होना, उनमें अलगाववाद की स्थिति ना होना कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, बल्कि एक ही बात कहना। अब जैसे कंपटीशन है, कोई मैंने आकर के कहा कि भाई ऐसे करना है, कोई और लेक्चरर आया उसने ये कहा कि नहीं ऐसे करना है, फिर कोई और आया उसने बोला कि ऐसे करना है, तो आप कहाँ पे, वो सहसंबंध है क्या हमारी सूचना में, जो हम आपको बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, उसमें कोई सहसंबंध नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। तो ऐसा ही विषयों में इसको लागू करके देखो। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको कई विषयों में सेम मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको अगर कोई एक विषय पढ़ाने वाला तो अपने तरीके से बताता है कि नहीं नहीं ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, और दूसरा वाला जब आता है वही वाला टॉपिक उस दूसरे किसी विषय में वही टॉपिक आता है, तो वहाँ पे वो दूसरा उसको काटता है, उसकी बात को पहले वाले को काटता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा होता है। बच्चा कंफ्यूज हो गया ना इससे। अब बच्चा किसकी माने, पहले सब्जेक्ट वाले की माने या दूसरे सब्जेक्ट वाले की माने, टॉपिक तो सेम ही था दोनों में। तो हमेशा जो भी बच्चे तक सूचनाएं जाएं शिक्षक के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, तो वो सारी की सारी आपस में सहसंबंध लिए हुए होनी चाहिए। तो सूचनाओं में सहसंबंध होना भी ज़रूरी है, एक जैसा ही सारे बताएं, बच्चा कंफ्यूज ना होए। फिर अधिगम प्रक्रिया के प्रतिरूपों का प्रयोग, यहाँ पे प्रतिरूपों हैं, इकट्ठा है ये शब्द, प्रतिरूपों का प्रयोग। प्रतिरूप क्या होते हैं, प्रतिरूप यानी कि मॉडल, ठीक है। आपने क्या करना है, टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, जो कि हम आपको बीएड में बताते ही हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कोशिश करनी है, शिक्षक ने, आपने कहने का मतलब मेरे क्या होता है कि आप शिक्षक बन चुके हैं, तो मैं आपने भी कह सकती हूँ, मैं भी शिक्षक आप भी शिक्षक। तो यहाँ पे आपने कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसा करना है। तो हमने क्या करना है, आपने और मैंने क्या करना है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना है। जहाँ तक पॉसिबल है टॉपिक के अगर प्रतिरूप उपलब्ध होते हैं तो हमें बच्चों को दृश्य श्रव्य सामग्री से ही पढ़ाना है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने प्रतिरूपों यानी मॉडल्स की बात की थी, तो यहाँ पे ये पूरी सामग्री आएगी, यानी दृश्य सामग्री जो हम यूज़ करते हैं, श्रव्य सामग्री जो हम यूज़ करते हैं, और दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सारी की सारी आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अधिगम प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर। तो सरल से कठिन की ओर एक नियम है, आपको पता है, पहले बच्चे को जो ज्ञात होता है वो बताया जाता है, उसके बाद ही उसको कठिन चीज़ें समझाई जाती हैं। और अगला जो पॉइंट है, दोनों एक साथ ही चलेंगे, सरल से कठिन की ओर। पहले सरल सरल बता दो, इजी इजी चीज़ें सिखा दो, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद उसको कठिन की ओर लेकर के जाओ। जब बच्चा क्लास में सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करता है, पीरियड स्टार्ट होता है ना जब क्लास में, तब वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहाँ पे बच्चे का मन इधर उधर भटक रहा होता है। एक तो ये परिस्थिति होती है, कंडीशन होती है कि उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले किसी और सब्जेक्ट को पढ़ा है,
ठीक है। या फिर मान लो ऐसा है कि फर्स्ट पीरियड है, घर से आया बच्चा, या ये मान लो कि फिफ्थ पीरियड है, वाटर ब्रेक के बाद का पीरियड है, तो यहाँ पे बच्चे को एडजस्ट होने के लिए 5 मिनट लगते हैं। अगर आपने क्लास में जाते ही बच्चे को जो टॉपिक है वो पढ़ाना शुरू कर दिया और उसको जो है कुछ सरल सा नहीं बताया जो उसको पहले से पता था, तो इससे क्या होगा, बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देगा, उसका ध्यान जाएगा ही नहीं क्लास में, क्योंकि उसका तो अभी एडजस्ट ही नहीं हुआ ना वो क्लास के अंदर। तो ये ज़रूरी है कि पहले उसको बिल्कुल थोड़ा सा सरल सा बताएं और फिर सरल के साथ जोड़ते हुए उसको कठिन को सिखा दें। इसी तरह से पहले ज्ञात बताना है, जो उसको पता है वहाँ से ही स्टार्ट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि जब हम अगले दिन पढ़ाने जाते हैं तो पिछले दिन हमने जो पढ़ाया था उसमें से पहले थोड़ा सा क्वेश्चनिंग कर ली, थोड़ा सा उसको रेलेवेंट कर दिया, तो यानी जो उसको कल पता चल गया है उसी के साथ संबंधित करके नवीन ज्ञान देते हैं उसको, जिससे कि उसको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो पहले सरल सिखाना है, फिर कठिन की ओर उसको लेके जाना है। पहले ज्ञात के बारे में बात करनी है, फिर अज्ञात की बात करनी है। अब है अंतिम निष्कर्ष के लिए योग्यता का विकास। अंतिम निष्कर्ष के लिए योग्यता का विकास मतलब अंतिम निष्कर्ष क्या है, लास्ट रिजल्ट क्या चीज़ है। लास्ट रिजल्ट है कि अब आप क्या करें, जब आप शिक्षण करा चुके हैं तो अब अधिगम को चेक कर रहे हैं। अब चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको उसके अंदर वो योग्यता डालनी है कि आपने शिक्षण कराया है तो बच्चे का अधिगम होना चाहिए। देखिए ये दोनों वर्ड कैसे जुड़े हुए हैं, शिक्षण और अधिगम। शिक्षण और अधिगम वर्ड आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। शिक्षण होगा किसके लिए, अधिगम के लिए। अधिगम कब होगा, जब शिक्षण होगा। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और अंतिम निष्कर्ष की बात यह है कि आप शिक्षण करा चुके हैं, अंतिम पड़ाव पे हैं, तो अब आपने बच्चे में योग्यता का विकास करना है। योग्यता किस चीज़ की, अधिगम की योग्यता, ठीक है, कि वो सीख सके। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आप करें अपने शिक्षण के दौरान कि उसमें अधिगम हो ही हो आपके शिक्षण के दौरान। फिर अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, आप शायद मुझे लगता है साइकोलॉजी में पढ़ चुके हो। अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का स्थानांतरण यानी स्थानांतरण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो अधिगम का एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, जैसे जो चीज़ बच्चे ने एक विषय में सीख ली है तो वहाँ पे दूसरी बार दूसरे विषय में उसे ना पढ़ाया जाए, वहीं से ही रेलेवेंट करके उसको पढ़ा दिया जाए, तो ये होता है अधिगम का स्थानांतरण। जिससे कि अलगाववाद की स्थिति, जो ऊपर पॉइंट आया है ना, सूचनाओं के मध्य सहसंबंध, तो वो वाली स्थिति भी नहीं आएगी। सहसंबंध अपने आप ही हो जाएगा। जब एक ही जगह से यानी एक ही टीचर ने वो टॉपिक 2 जगह आ रहा है तो आपस में 2 टीचर डिसाइड कर लें कि ये वाला टॉपिक कौन कराएगा। दोनों जगह कराने की ज़रूरत ही नहीं है, टॉपिक सेम है। तो ये होता है अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, चलिए ये हमारा जो दूसरा बिंदु है, अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा जो तीसरा बिंदु है वो कहता है पाठ्यक्रम, अनुदेशन और आकलन की योजना। 3 चीज़ों की बात हो रही है। पाठ्यक्रम और अनुदेशन में कोमा है यहाँ पे। पाठ्यक्रम हम सभी जानते हैं, जो सारा साल बच्चा पढ़ता है, किताब जो छपी होती है उसके लिए, उसकी क्लास के लिए, जिसको सारे बच्चे सारा साल शिक्षक से पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, वो क्या है, पाठ्यक्रम है। अनुदेशन, इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं जो, उसको किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। और आकलन की योजना, तो बच्चों हमारे पेपर का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी आकलन, अधिगम के लिए आकलन। तो आकलन की योजना में हमें पता है पहले मापन होगा, फिर मूल्यांकन होगा, फिर आकलन होगा। असेसमेंट इन द लास्ट, उसकी क्या बनाई जाती है, योजना। तो उसकी योजना बनाने का मतलब क्या है, मापन और मूल्यांकन की तैयारी करना, बस यही तो बात है। क्योंकि इससे पहले क्या होगा, इसकी योजना क्या है, आकलन की योजना ही मापन और मूल्यांकन करना है। तो मापन कैसे किया जाएगा, मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ये सब डिसाइड किया जाएगा यहाँ। तो पाठ्यक्रम के लिए योजना बनती है सबसे पहले। तो अब कोई भी साल शुरू हो रहा है तो सबसे पहले तो क्या होगा कि पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के लिए योजना बनती है कि आप योजना में, आपको ये भी पता है कि वहाँ पे क्या होता है प्लान, कि एफए में इतने लेसन्स आएंगे, या फिर जैसे हिंदी मीडियम में अर्धवार्षिक में इतने लेसन आएंगे, फाइनल में इतने आएंगे,
और जैसे बीच में से छोटे छोटे यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं तो उसमें ये वाली यूनिट आएगी और ये सारा कुछ। तो ये क्या है, ये योजना है, पाठ्यक्रम की योजना बनाने की। पहले कितने लेसन कराने हैं, फिर उसके बाद टेस्ट लेना, फिर कितने लेसन कराने हैं। ये अनुदेशन के लिए योजना, इंस्ट्रक्शंस। पाठ्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता, उसको पढ़ाना तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि शिक्षक एक प्रभावी इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, अनुदेशन नहीं देता। इसमें क्लास पर अपनी कमांड रखना भी आता है, एक शिक्षक का अपनी क्लास पर कमांड रखना भी आता है कि वो कैसे बच्चों से काम करवाएगा। तो ये है इंस्ट्रक्शंस। तो इसके लिए भी योजना बनानी पड़ेगी। इसके बाद है आकलन के लिए योजना। तो आकलन के लिए योजना में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आकलन की योजना क्या है, मापन और मूल्यांकन की तैयारी करना। मापन मूल्यांकन हम पहले ही जान चुके हैं। तो मापन मूल्यांकन की तैयारी करना कि किस तरह से मापन मूल्यांकन किया जाएगा, वो ही है आकलन की योजना। तो ये है हमारा थर्ड बिंदु, तीसरा बिंदु, जिसके अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। अब हमने ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं। उम्मीद है आपको भी ये समझ में आ गए होंगे। तीनों बिंदु एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे हमने देखा अधिगम पर पूर्ण ध्यान या केंद्रीकरण अधिगम का। फिर दूसरा बिंदु आज हमने किया है, पहला बिंदु हम पिछली कक्षा में करके आए थे, दूसरा और तीसरा आज हमने पढ़ लिया है। तो पहले बिंदु में बच्चे की रुचि को विकसित किया जाता है अधिगम के प्रति, और बहुत सारे तरीके हैं ऐसा करने के जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिए। आज की कक्षा में हमने बात की अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करने की, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। कैसे, तो हमने सूचनाएं देनी है, संगठित होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, उनमें सह संबंध होना चाहिए और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए, जो अभी हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। अधिगम का स्थानांतरण होना चाहिए, अधिगम सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। ये सारा पढ़ के आए हैं ना। अधिगम में प्रतिरूपों का प्रयोग होना चाहिए। ये सारे दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि पाठ्यक्रम की योजना बनानी है, अनुदेशन की योजना बनानी है और आकलन की योजना बनानी है। और आकलन की योजना क्या है, मापन मूल्यांकन को समझना, उसकी तैयारी करना, उसकी प्लानिंग करना, उसकी योजना बनाना, आकलन की योजना बनाना है। तो ये अधिगम का प्रबोधन जो फर्स्ट यूनिट का हमारा सी पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, तो अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।